नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। गंगा दोपहर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर है, सपा मुख्यालय में चल रही एमएलसी की बैठक खत्म हो गई है। अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव बैठक में मौजूद रहे। पार्टी दफ्तर पर करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली और बैठक के बाद सपा विधायक मनोज पांडे का बयान आया है। उन्होंने कहा कि आज गरीब नौजवान बेहाल हैं और इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, लोकतंत्र समाप्त किया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी की बैठक हुई, लगभग 2.5 घंटे तक बैठक चली। तो बैठकों का दौर जारी है क्योंकि अब चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बैठक के बाद सपा विधायक मनोज ने कहा कि आज गरीब नौजवान बेहाल हैं और इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं। और सपा की बैठक के बाद राज्यपाल कश्यप आने वाले सभी चुनाव पर बैठक में रणनीति पर चर्चा हुई। राज्यपाल कश्यप ने कहा कि 15 जुलाई को होने वाले प्रदेश व्यापी धरने पर बैठक में चर्चा हुई है। 2022 में सपा की ही सरकार आएगी और पंचायत चुनाव में गुंडागर्दी का जवाब जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी। और महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं और 22 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रणनीति बनाई गई है। और बीजेपी चाहे जितनी गुंडागर्दी कर ले, इसको 2022 में हटा के माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ये जनता बनाएगी। ऐसी रणनीति बनाई गई है। तो समाजवादी पार्टी की दफ्तर में बैठक हुई और लगभग 2.5 घंटे तक बैठक चली। और सपा की बैठक के बाद राज्यपाल कश्यप ने कहा कि आने वाले चुनाव पर रणनीति बनी है और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। 15 जुलाई को होने वाले प्रदेश व्यापी धरने पर भी बैठक में चर्चा की गई और उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत चुनाव में जिस तरीके की गुंडागर्दी हुई है उसका जवाब जनता देगी और 2022 में अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो समाजवादी पार्टी में एक लंबा मंथन हुआ और लगभग 2.5 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें चुनावी रणनीतियों पर बात की गई कि किस तरीके से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ना है, जीतना है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव भी इसमें मौजूद थे। और गोरखपुर से एक अहम अपडेट है, सीएम योगी ने बैठक ली है। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ चर्चा हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे इसमें। तो गोरखपुर में सीएम योगी ने बैठक की, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ चर्चा हुई और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इसमें मौजूद रहे। गोरखपुर में सीएम योगी ने बैठक की और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ चर्चा हुई, सीधा 1-to-1 हुआ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। नीरज हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, ये जो बैठक थी ये औपचारिक बैठक थी, शिष्टाचार बैठक थी या फिर कुछ विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए हैं 2022 के लिए? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कल वाराणसी का भी कार्यक्रम है और इसके पहले गोरखपुर में जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे एनएससी भवन में और वहां पर जो नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख है उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बैठे और उन्होंने बातचीत की और हर जो उनका क्षेत्र है ब्लॉक प्रमुखों का, उनके जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में जाना। और कुछ ही देर बाद वहां पर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंच गए और थोड़ी देर वो भी बैठक में रहे। और निश्चित तौर पर जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी एक खाका तैयार किया गया है और इसको लेकर भी चर्चा हुई है कि किस तरह से ब्लॉक स्तर पर जो वोट बैंक है भाजपा का उसको किस तरह से मजबूत करना है और जन जन तक जो योजनाएं हैं सरकार की उसको किस तरह से पहुंचाना है। और इसके साथ ही जो कोरोना की तीसरी लहर का जो अंदेशा जताया जा रहा है उससे भी जो बचाव के उपाय हैं उसके लिए भी इस बैठक में चर्चा हुई है। और कुल मिलाकर 1 घंटे तक चली इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री अब गोरखनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान किया और वहां से वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ सीधे वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। शुक्रिया नीरज आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स को देने के लिए। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काशी को न सिर्फ सजाया गया है बल्कि काशी के लोग गीत गाकर अपना उत्साह दिखा रहे हैं। कजरी गाकर स्वागत हो रहा है। बताना चाहूंगा, कहना है अरे पीएम बनारस आ रहे हैं, पीएम बनारस आ रहे हैं,
पीएम बनारस आ रहे, लोगों में बड़ा उत्साह है, लोगों में बड़ा उत्साह है। अरे कहने की क्या बात है, क्यों कहने की बात है? क्योंकि काशी को 1550 करोड़, ओए होए, काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है। काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है। काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है। काशी को 1550 करोड़, क्या बात है, बहुत खुशहाली है। और हमारा काशी पूरे उत्साह में है, पूरे खुशी में है, पूरे मिजाज में है। कहने की क्या बात है, क्या बात है, हाय हाय। और कहना क्या चाहेंगे, हमारे काशी को क्या मिल रहा है? अरे भारत जापान मैत्री का प्रतीक, भारत जापान मैत्री का प्रतीक, तैयार रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, तैयार रुद्राक्ष कन्वेंशन, तैयार रुद्राक्ष कन्वेंशन। भारत जापान मैत्री का प्रतीक, तैयार रुद्राक्ष कन्वेंशन। और वहां रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है, वहां किसके लिए? हमारे काशी की कला संस्कृति वहां पे सजेगी, दिखेगी। कहना है, अरे नाट्य कला संगीत सजेगा हो, नाट्य कला संगीत सजेगा, दूर होगा सब टेंशन, दूर होगा सब टेंशन, वाह भैया दूर होगा सब। तो नई नई योजना, हमारे मोदी जी हमेशा नई नई योजना लाते हैं और सफल योजना लाते हैं जो जनता के लिए बड़ा ही कारगर सिद्ध होता है। कहना है, अरे नई नई योजना विकास का, नई नई योजना विकास का, मोदी रचे इतिहास है, मोदी जी रचे इतिहास है। तो कहना है, अरे काशी को 1550 करोड़, ओए होए, काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है। काशी को 1550। तो संगीतमय अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। और अब चलिए बात करते हैं आगरा की। ताजमहल के खुलने के समय में बदलाव किया गया है। कोरोना महामारी के चलते उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लागू है। प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू के समय बदलाव किया है, जिसके बाद ताजमहल के खुलने के समय में भी बदलाव किया गया। अब ताजमहल सुबह 6 बजे से सूर्यास्त तक पर्यटकों के लिए खुला रहेगा और इस दौरान पर्यटक कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। राहत है, सुबह 1 घंटा हम लोगों को एक्स्ट्रा मिल गया, शाम को मतलब लगभग 1 घंटा। तो सनसेट पे तो बंद होना ही है, लेकिन गवर्नमेंट को करना चाहिए जो सैटरडे और संडे है, जब तक ये नहीं खुलेगा, जब तक यहाँ टूरिस्ट का कोई भी रुकाव नहीं होना, जब तक टूरिस्ट ठहरेगा नहीं यहाँ पर, या 2 दिन अभी एक्स्ट्रा है यहाँ पर जो क्लोज है अभी, तो इसको खुलना चाहिए, जब तक हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा है, कर्फ्यू के हिसाब से टाइमिंग्स भी बदल गई हैं ताजमहल की। टूरिस्ट जो भी आ रहे हैं उनको देखने का मौका मिल रहा है, एटलीस्ट ओपन हुआ है, विच इज़ अ रिलीफ बाकी सबके लिए जितने भी यहाँ पे काम करते हैं लोग। तो आई थिंक टूरिज्म इंडस्ट्री होपफुली इवॉल्व कर रही है, धीरे धीरे वापस आ रही है ट्रैक पे, तो अच्छा लगा देख के। जो भी मेंटेन हो रहा है सब कर रहे हैं, सबने मास्क लगाया है, विच इज़ वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम हम लोगों को इस चीज़ को मतलब लाइटली नहीं लेना है। जो सैटरडे संडेज बंद है, होपफुली मैं चाहती हूँ वो खुल जाए और मतलब लोगों का इकोनॉमी में भी जो सबका काम बंद हुआ है वो भी चले, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ जल्दी जाने नहीं वाली है, तो हमें मास्क वगैरह का ध्यान रखना है। और गाजीपुर में स्वास्थ्य सिस्टम को पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर कोविड वैक्सीनेशन कराने पहुंच रहे लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए सुखडेहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहे लोगों को अपनी बारी के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। लोगों की सुविधा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। स्वास्थ्य केंद्र पर सबसे ज्यादा परेशान गर्भवती महिलाओं को उठानी पड़ रही है। महिलाएं अपनी बारी का इंतजार फर्श पर बैठकर करने को मजबूर हैं। न सिर्फ स्वास्थ्य सिस्टम बल्कि लोग खुद भी अपनी जान जोखिम में डालने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। टीकाकरण के लिए पहुंच रहे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फर्श पर
जो पीएचसी है, गर्भवती महिला वहां पर बैठी हैं। पीएचसी की हालत खराब है, सालों से यहाँ पर हैंडपंप खराब है और इन सब बीच जो लापरवाही का आलम है वो इतना ज़्यादा है कि आप पूछिए मत। जान जोखिम में डाल कर लोग पहुंच रहे हैं और जो लोग यहाँ के जिम्मेदार हैं वो भी जान जोखिम में लोगों को डालने से रोकने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। और देश की पहली पॉड टैक्सी नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलेगी। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक 14 किलोमीटर के बीच चलाने का फैसला लिया है। ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी के लिए फाइनल डीपीआर यमुना अथॉरिटी में पेश किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस डीपीआर को अब यीडा बोर्ड के सामने रखा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसको सरकार को भेजा जाएगा। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इस दिशा में कदम बढ़ेगा तो एयरपोर्ट से लेकर नोएडा के फिल्म सिटी तक ये पॉड टैक्सी चलाने की प्लानिंग है, उस पर काम शुरू हो गया है। मेट्रो जो है वो समानांतर जाएगी एक्सप्रेसवे के। पॉड टैक्सी जो है वो फिल्म सिटी के सेक्टर ट्रांसपोर्ट एरिया से शुरू होकर के विभिन्न सेक्टरों को कवर करेगी। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आने के साथ बहुत सारे बायर्स आएंगे, बहुत सारा एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू होगा। यहाँ इंडस्ट्रियल हब है सारे। 28 में मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। 29 में 3 क्लस्टर्स बने हुए हैं, एमएसएमई क्लस्टर, अपैरल क्लस्टर, हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर, और 32-33 में काफ़ी इंडस्ट्रीज आई हुई हैं। ये सभी इंडस्ट्री के जो बायर्स होंगे या जो फिल्म सिटी में जाने वाले लोग होंगे, इन सब के लिए एक अलग से व्यवस्था होगी जिससे कि उनको मेट्रो की स्टेशन पर उतर करके वहाँ कम्यूट करने में कोई दिक्कत ना हो। और बड़ी खबर कानपुर से है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में फर्जीवाड़ा हुआ है। 3 बच्चों की मां को भी इस योजना का पात्र बना दिया गया। 2 से अधिक बच्चे होने पर योजना का लाभ नहीं मिलता है। शहरी क्षेत्र के अलावा घाटमपुर में भी ये मामले सामने आए हैं। सीडीओ ने साल 2020-21 के 1043 आवेदन पत्रों की जांच कराई और जांच में 20 आवेदन अपात्र पाए गए हैं। 16 अफसरों ने जांच की थी। एसडीएम लेखपाल अपने स्तर पर जांच करते हैं। जांच के बाद जिला प्रोबेशन विभाग को ये लिस्ट भेजी जाती है और यहां से पात्रों का पैसा रिलीज होता है। सीडीओ ने अनुदान भेजने से पहले ही जांच कराई। जांच में ये पूरा खेल पकड़ लिया गया। शादी अनुदान योजना और पारिवारिक लाभ योजना में मिले फर्जीवाड़े के बाद कानपुर का विकास भवन एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा इस बात की है कि कन्या सुमंगला योजना, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी योजना है, उस पर फर्जीवाड़ा निकल करके सामने आया है और 1043 आवेदनों की जांच जब कराई गई वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के, तो उनमें करीब 20 अपात्र आवेदन पाए गए हैं। शादी अनुदान और पारिवारिक लाभ योजना के बाद कन्या सुमंगला योजना में भी फर्जीवाड़ा पाया गया है और यहाँ पर 3 बच्चों की जो मां हैं उनको भी योजना का पात्र बनाया गया है। 2 से अधिक बच्चे होने पर कन्या सुमंगला योजना का लाभ नहीं मिलता है। शहरी क्षेत्र के अलावा घाटमपुर और ससौल ब्लॉक में भी ऐसे मामले फर्जीवाड़े के सामने आए हैं। दरअसल सीडीओ डॉक्टर महेंद्र कुमार ने साल 2020 और 21 यानी वित्तीय वर्ष के 1043 आवेदन पत्रों की जांच कराई थी। 16 अफसरों की टीम ने इसकी जांच करी और 20 जो आवेदन है वो अपात्र पाए गए। एसडीएम लेखपाल और ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी अपने स्तर से इसकी जांच करते हैं और इसके बाद जिला प्रोबेशन विभाग जो होता है उसको ये सूची सौंपी जाती है। यहाँ से पात्रों का पैसा रिलीज होता है, लेकिन सीडीओ ने अनुदान भेजने से पहले ही जांच कराई और जांच में ये सारा खेल पकड़ में आ गया। तो जो विकास की योजनाएं हैं, जो समाज के हर तबके को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी योजनाएं हैं, उनमें लगातार फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। और एक और योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कन्या सुमंगला योजना, इसमें भी खेल निकल करके सामने आया है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और सीएम योगी ने गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और इसी क्रम में आज उन्होंने सुबह सुबह जनता दरबार लगाया। जनता दरबार लगाने के दौरान सीएम ने यहां पर फरियादियों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समस्याओं के निपटारे के आदेश दिए। तो मुख्यमंत्री गोरखपुर में है और यहाँ पर उन्होंने जनता दरबार लगाया। फरियादी पहुंचे और मुख्यमंत्री ने सीधे उनकी समस्याओं को जाना और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। डाक विभाग ने रक्षाबंधन के पहले विदेश तक राखी पहुंचाने की योजना तैयार की है। राखी वाले लिफाफे को अलग बैग में बंद करके भेजने की तैयारी है। रक्षाबंधन 22 अगस्त को है। डाक विभाग ने इस साल समय से और सुरक्षित राखी पहुंचाने की व्यवस्था की है। रक्षाबंधन आने में 1 महीने का समय है, उसके बावजूद सोमवार से डाकघरों में राखी भेजने के लिए स्पेशल लिफाफे की बिक्री शुरू कर दी गई है। ये लिफाफे वाटरप्रूफ हैं, जिसके अंदर राखी
खराब नहीं होगी। डाक विभाग ने एक लिफाफे की कीमत 10 रुपए रखी है। राखी भेजने पर डाक टिकट अलग से लगाना पड़ेगा। डाक विभाग हर साल ही राखी के त्यौहार पे राखी मेल के रूप में एक तैयारी करके रखता है, जिसमें इस बार राखी मेल के रूप में ये लिफाफे हैं जो कलरफुल 2 तरीके के हैं। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कॉस्ट दोनों की 10 रुपये है। इक्वली 10 रुपये का ये, 10 रुपये का है। कोई सा भी पसंद के आधार पर ले सकते हैं। हालांकि ये राखी को बिल्कुल देखिए डिस्टिंग्विश करते हैं बाकी मेल से। इस पे राखी का एनवलप पे राखी भी छपी है, जो बाकी मेल से हम लोगों की इस मेल को अलग करता है और फास्ट मूवमेंट देने के लिए हमें मौका मिल जाता है। और बड़ी खबर लखनऊ से है। घोटाले को लेकर आपका यूपी सरकार पर निशाना। कोरोना के नाम पर घोटाला किया गया और आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि मैंने मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराने की तहरीर दी है। तो संजय सिंह ने आरोप लगाया है और वो लिखते हैं कि आदित्यनाथ जी के मंत्री और अधिकारी घोटाले का कोई मौका चूकना नहीं चाहते। कोरोना के नाम पर हुए घोटाले का खुलासा करने के बाद आज मैंने मंत्री जी और उनके अधिकारियों के खिलाफ लखनऊ में धारा 409, 119, 120B, 13(2) और 15 FIR दर्ज करने की तहरीर दे दी है। उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर की आशंका के नाम पर बड़े पैमाने पर चिकित्सा विभाग में घोटाला हुआ। जो वेंटिलेटर उत्तर प्रदेश के ही KGMC मेडिकल कॉलेज में, KGMU मेडिकल कॉलेज में 10 लाख में खरीदा जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार दूसरे मेडिकल कॉलेज में 27 लाख, 22 लाख, 35 लाख मनमाने ढंग से खरीद रही है। इसी तरीके से बाईपास, इसी तरीके से तमाम ऐसे उपकरण, मॉनिटर, तमाम ऐसे उपकरण जो बाजार में सस्ते दाम। और प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे पर प्रमोद तिवारी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब गंगा में लाशें तैर रही थी तब प्रधानमंत्री कहां थे? अब चुनाव आ रहे हैं तो आप काशी आ रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता क्रांति करना जानती है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने पीएम के दौरे को लेकर बयान दिया है। प्रधानमंत्री जी, आप तब क्यों नहीं आए जब वैक्सीन, दवाओं के अभाव में उत्तर प्रदेश में लाखों लोग मर गए, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के कारण अस्पतालों में ताले बंद हो गए थे। और प्रधानमंत्री जी, आपकी आयुष्मान योजना जिसके भरोसे लोग थे, जब उन कार्डों को दुत्कारा जा रहा था, लोग अपने घर, जमीन, परिवार का कोई कीमती सामान बेचकर इलाज करा रहे थे, प्रधानमंत्री जी तब क्यों नहीं आए? अब इसलिए आ रहे हैं कि 6 महीने बाद चुनाव है। मत समझिए इसको कोई और प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्रांति करना जानता है, बगावत करना जानता है, बदलाव जानता है, अहिंसा का पुजारी है, पर दिमाग से खाली नहीं है। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बन रही हमारे साथ।